नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, संजीवनी कार्यक्रम में हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, किस तरह से उसको बेहतर बनाएं, उसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाए। और आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं मातृत्व और योग के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं दर्शकों की माँ बनना एक स्त्री के जीवन का सबसे सुखद अनुभव होता है, लेकिन इस सुखद अनुभव के साथ साथ बहुत सारी संवेदनशीलता भी सामने आती है, बहुत सारी कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार योग के जरिए गर्भावस्था और उसके बाद यानी कि डिलीवरी के बाद का जो समय है उसे आसान और सुरक्षित योग के जरिए किस तरह से बनाया जा सकता है। इस विषय पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। हमारे साथ उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऋषिकुल कैंपस से सहायक प्राध्यापक डॉक्टर प्रियंका शर्मा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर शर्मा आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सोनाली जी। मैं संजीवनी के सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आज हम मैडम ने बहुत सही कहा कि गर्भावस्था बहुत ही खूबसूरत पल होता है, लेकिन वो उतना ही संवेदनशील होता है। लेकिन जब एक माँ योग को अपना दोस्त बना लेती है तो ये 9 महीने का सफ़र उसका बहुत आनंद से गुजरता है। उसी बारे में मैं आपको ज्ञान देने, दिखाने यहाँ आई हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल डॉक्टर प्रियंका। और दर्शकों, आपको ये भी बता दें आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में 2 योग प्रशिक्षु भी जुड़े हैं। हमारे साथ सृष्टि जी और चारू जी हैं, जो इस कार्यक्रम के दौरान हमें तमाम योगाभ्यास करके दिखाएंगी। डॉक्टर प्रियंका, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि योग की हम बात कर रहे हैं और जो गर्भावस्था का पूरा जो समय होता है और डिलीवरी के बाद का भी जो समय होता है, बहुत ही चैलेंजिंग ये समय होता है। तो किस प्रकार से जो योग की अगर हम बात यहाँ पर करें तो किस तरह से योग इस पूरे सफ़र में मददगार साबित हो सकता है? आप देखेंगे योग शब्द का अर्थ ही होता है युजिर योगे। युजिर योगे मतलब जुड़ना। और जब माता के गर्भ में एक शिशु आता है तो वो तो पहले ही फिजिकली जुड़ चुकी है। योग से हम उसे पूर्ण रूप से जोड़ते हैं। तो योग का सहारा लेके माता अपनी प्रेगनेंसी को बहुत आनंद से काट सकती है। पहला ट्राइमेस्टर बहुत चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि उस समय भ्रूण बहुत छोटा होता है, वो इम्प्लांट करने की कोशिश कर रहा होता है और बॉडी उसको पूरा फेवरेबल इन्वायरमेंट देती है। आपके एससीजी हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़े रहते हैं, मांसपेशियां ढीली रहती हैं क्योंकि भ्रूण को आपको इम्प्लांट करना होता है। इसीलिए हमें लगता है मिचली आना, उल्टी आना, क्योंकि मांसपेशियां बहुत ढीली होती है, पाचन शक्ति बहुत ही कम होती है। इस समय हमें योग में बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना। पहले ट्राइमेस्टर का मंत्र है कम ही ज़्यादा है, अर्थात सिर्फ प्राणायाम पे ध्यान देना है। हमें अनुलोम विलोम करना है, प्राणायाम करना है और ध्यान करना है, जिससे कि हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ा हुआ है, योग के द्वारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बढ़ के शरीर में एक संतुलन स्थापित हो जाए और मन शांत रहे और भ्रूण को डेवलप करने का फेवरेबल इन्वायरमेंट मिले। बिल्कुल। तो पहले चरण की आपने बात करी, पहले ट्राइमेस्टर की बात करी और एक एक करके हम तीनों ट्राइमेस्टर्स की बात करेंगे और डिलीवरी के जो बाद का समय है उस पर भी बात करेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की यहाँ पर बात करते हैं। आपने बताया कि बेहद महत्वपूर्ण समय होता है और भ्रूण को कहीं ना कहीं चिपकने का उस टाइम चिपकता है भ्रूण। तो वहाँ उस वक्त महिला को किस तरह के योगाभ्यास वहाँ पर करने चाहिए ताकि जो शरीर है उसमें वो ताकत भी बनी रहे और कहीं ना कहीं अगर उसकी जो हैबिट अगर पहले से भी वो योग करती भी आई है तो क्या वो योग कर सकती है आगे भी कंटिन्यू? किस तरह से योगाभ्यास यहाँ पर करना चाहिए? ये बिल्कुल सही सवाल है। बहुत सावधानी की बात है। जब आपको एक बार खुशखबरी मिल गई तो आपको पहले ट्राइमेस्टर में तो बहुत सावधान हो जाना है। पेट के बल कोई आसन नहीं करना है क्योंकि पेट में भ्रूण है। तो अगर आप पहले से कोई भी योगासन कर रहे हैं या कार्डियो कर रहे हैं तो आप कार्डियो को बिल्कुल नहीं करेंगे। भ्रूण में, पेट में भ्रूण होने से पेट के बल के कोई आसन नहीं करेंगे और कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करेंगे जिसमें आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न हो। हमें सिर्फ उस समय करना क्या है, रिलैक्स करना है। और रिलैक्स करने के लिए सबसे अच्छा होता है प्राणायाम। योग सिर्फ आसन नहीं होता, अष्टांग योग हैं, तो उसमें जो प्राणायाम और ध्यान का पोर्शन है वो पहले ट्राइमेस्टर के लिए बनाया गया है। तो हम चाहेंगे कि आप अपने प्रशिक्षुओं को बताएं कि किस तरह से ये आसन कर सकते हैं ताकि जो हमारे दर्शक हैं, जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं, वो लाभ उठा सकें। जी, तो मैं सबसे पहले तो योग शुरू करने के लिए मन का शांत होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक प्रेयर से शुरू करते हैं जो कि ऋग्वेद की है। संगजध्वं संवदध्वं संवो वा मनासि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानानाम उपास्यते। यह ऋग्वेद का श्लोक ये कहता है कि माँ और बेटा या सारा जगत, इस सब जगत के लिए सब एक साथ बोलें
एक साथ कर्म करें और सभी कुशल मंगल को देखें, तो हम बेटे और उनकी माँ की कुशलता मंगलता के साथ पहले ट्राइमेस्टर के योग का आरंभ करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए आपको नासाग्र मुद्रा बनानी है। उसके लिए अपनी दाएं हाथ की अनामिका और कनिष्ठा को जोड़ना है और अंगूठों से अपने बाएं नासिका रंध्र को बंद करना है। दाएं से धीमी गहरी सांस लेनी है, फिर दाएं को बंद करना है और बाएं से धीमे गहरी सांस छोड़नी है। फिर बाएं रंध्र से सांस धीमी गहरी लेनी है और दाएं से छोड़ना है। ये नाड़ी शोधन का एक चक्र है। एक और ऐसे ही करेंगे। दाईं नासिका से गहरी धीमी सांस लेंगे और बाईं नासिका से छोड़ेंगे। पुनः बाईं नासिका से लेंगे और दाईं नासिका से छोड़ेंगे। इसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं। यहाँ समय की कमी से हमने सिर्फ 2 बार बताया, ये आप 10 मिनट तक करा सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम षडमुखी मुद्रा बनाएंगे। अंगूठों से कानों को बंद करेंगे। एक उंगली आपकी नाक के पास, कान के पास, मुंह के पास, आँख के पास। इस मुद्रा को आप ध्यान से देख लें, इसे षडमुखी मुद्रा हम कहते हैं। हमें गहरी सांस लेनी है और मुंह बंद करते हुए भौरे के समान भ्रमर की आवाज़ निकालनी है। एक बार और ऐसे ही करेंगे। गहरी सांस लेंगे और कंपन को महसूस करेंगे जो हमारे मस्तिष्क में हो रहा है। इसे भी आप 5 राउंड कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान मुद्रा में बैठेंगे और ध्यान करेंगे। ध्यान का सबसे सरल तरीका है ओम का उच्चारण करना, जिससे सृष्टि आई है, जिसमें सृष्टि विलीन हो जाएगी। ओम में 3 शब्द होते हैं, अ, उ, म। हम तीनों का बराबर उच्चारण करेंगे। गहरी सांस लेंगे, एक बार और गहरी सांस लीजिए, पहली तिमाही के लिए ये 3 प्राणायाम और ध्यान बहुत ज़रूरी है। कोई भी भारी सामान आपको नहीं उठाना है पहली तिमाही में। कोई भी झटके से कोई काम आपको नहीं करना है और किसी भी तरीके से पेट के बल आपको नहीं लेटना है। इन सावधानियों के साथ हम सिर्फ प्राणायाम पहले तिमाही में करते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर प्रियंका, सही समय क्या होता है करने का? सुबह का वक्त अच्छा होता है महिला के लिए या शाम का वक्त? और कितनी देर तक योगाभ्यास करना चाहिए या प्राणायाम करना चाहिए? आसन के लिए तो खाली पेट होना चाहिए, जो सुबह भी हो सकते हैं, शाम भी हो सकते हैं। प्राणायाम आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन सुबह का समय सबसे अनुकूल माना गया है। बिल्कुल। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, दूसरी तिमाही की यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये चरण कितना महत्वपूर्ण होता है? किस तरह के बदलाव एक महिला के शरीर में देखने को मिलते हैं? और उसके बाद इस चरण के कौन कौन से अभ्यास हैं ये भी जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण, ये तिमाही कितनी महत्वपूर्ण होती है? देखिए, गर्भावस्था में तो तीनों तिमाही तीनों बराबर बराबर होती है, कोई कम और कोई ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि भ्रूण सब में ही डेवलप कर रहा होता है। पहली तिमाही में भ्रूण इम्प्लांट कर चुका होता है, प्लेसेंटा पूरा बन चुका होता है, तो अब प्लेसेंटा से हार्मोन निकल रहे होते हैं जो आपके ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं और आरबीसीज को कम कर देते हैं। इसी वजह से आपके शरीर में सूजन वगैरह आने लगते हैं और गर्भाशय अपने आप को बड़ा करता है, क्योंकि भ्रूण को उसे एकोमोडेट करना होता है। तो 20वें हफ्ते तक गर्भाशय आपकी नाभि तक आ जाता है। ये बढ़ा हुआ गर्भाशय आपके स्पाइनल कॉर्ड को दबाता है, वेना केवा को दबाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर वेरी करता है और साथ में आपके पीठ में दर्द आने लगता है। और एक और बात है, जो प्लेसेंटा बना है वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है, उस हार्मोन से आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसी वजह से माताओं में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। तो इन सब से बचने के लिए हम दूसरी तिमाही में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए योगासन करते हैं। कई महिलाओं में कमर का दर्द बहुत आम हो जाता है, जैसे आपने बताया, या पैरों में सूजन बहुत देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये योगासन उसमें भी मददगार साबित होते हैं। बिल्कुल, ये जो मैं बताऊंगी एक एक योगासन के साथ फायदे भी बताऊंगी। दूसरी तिमाही में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, दर्द हटाने के लिए, सूजन कम करने के लिए योगासन का सहारा बिल्कुल लेना चाहिए। और कई महिलाओं में ये भी देखा गया है डॉक्टर प्रियंका कि भूख नहीं लगती या जो भी खाते हैं तो वॉमिट हो जाता है, तो कुछ ऐसा भी बताइएगा जिससे उनकी जो एपेटाइट है उसमें भी फर्क पड़े। एक्चुअली एपेटाइट का मैंने बताया ना, हार्मोन्स आपके इंटेस्टाइन को रिलैक्स कर देते हैं, तो पाचन शक्ति अपने आप कम हो जाती है।
तो उसमें योगासन तो काम करता ही है, मिताहार सबसे इंपॉर्टेंट होता है सुपाक्ष आहार, वो आयुर्वेद का अलग एक विभाग है और अलग पोर्शन है, उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी दूसरी तिमाही के आसन देख लेते हैं। दूसरी तिमाही में हमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना होता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए आपके छोटे जॉइंट्स, स्केलेटल मसल्स को मूव करना होता है। तो इसके लिए हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे ग्रीवा संचालन। सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे, हाथों को कमर पे रखेंगे, ग्रीवा को सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ लाएंगे, गर्दन आगे की तरफ झुकाएंगे और सांस लेते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे। जितना पीछे आप आराम से ले जा पाए, सर्वाइकल हो तो आप ये ना करें। एक बार और करेंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे लाएंगे और सांस लेते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे, सम स्थिति में लाएंगे। दूसरा है ग्रीवा को दाएं और बाईं ओर झुकाना। तो पहले हम ग्रीवा को दाईं ओर झुकाएंगे, कानों को कंधे के पास लाएंगे सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए वापस सम स्थिति में ले जाएंगे। इसी प्रकार बाईं ओर घुमाएंगे, कुछ झुकाएंगे, सम स्थिति में लाएंगे। ऐसे एक बार और करेंगे, सांस छोड़ते हुए कानों को कंधों के पास ले जाएंगे दाईं ओर, सम स्थिति में लाएंगे। सांस छोड़ते हुए कानों को बाईं ओर ले जाएंगे, कंधे नहीं उठने चाहिए और सम स्थिति में लाएंगे। इसमें है फिर ग्रीवा का राइट और लेफ्ट मोड़ना। आप अपने दाईं ओर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर देखिए, सांस लेते हुए वापस आ जाइए सम स्थिति, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर देखेंगे, सांस लेते हुए वापस। एक बार और करेंगे, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर आएंगे, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर जाएंगे, सांस लेते हुए वापस। अब है ग्रीवा का घुमाना। ग्रीवा को आगे की तरफ जोड़ेंगे और घड़ी की दिशा में 2 बार घुमाएंगे, गोल घुमाएंगे। और 2 बार घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। इससे ग्रीवा की जो मांसपेशियां होती हैं वो शिथिल होती हैं, उनमें रक्त का संचार बढ़ता है। ये है सूक्ष्म व्यायाम का पहला पार्ट। सम स्थिति में आएंगे, ग्रीवा संचालन। दूसरे में हस्त संचालन करेंगे। दोनों हाथों को कंधों की सीध में रखेंगे, उंगलियों को फैलाएंगे, अंगूठों को अंदर करते हुए सिकोड़ेंगे, उंगलियों को फैलाएंगे, सिकोड़ेंगे 2 बार, ये 5 बार भी कर सकते हैं। कलाइयों को 2 बार क्लॉकवाइज और 2 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एल्बो जॉइंट को बाहर की तरफ खोलना है और कंधों को रखना है, हाथों को बाहर खोलेंगे, अंदर रखेंगे, 1 बार 2 बार। ये है हस्त संचालन। इसके बाद आता है स्कंद संचालन। स्कंद संचालन के लिए सबसे पहले स्कंद का खिंचाव करते हैं, यानी शोल्डर का खिंचाव। इसके लिए हम सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। इससे जो बैक की मसल्स हैं, वहाँ पे पेन है, वहाँ कम होता है और सर्कुलेशन बढ़ता है। सांस लेते हुए वापस आएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार और करेंगे, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, स्कंदों का खिंचाव करेंगे, शोल्डर एक्सटेंशन, और सांस छोड़ते हुए वापस। अब स्कंद का घुमाव, शोल्डर रोटेशन। दोनों बाएं हाथ को बाएं कंधों पे, दाएं हाथ को दाएं कंधों पे रखें, कोहनी आगे जोड़ लें। कोहनियों से हमें गोलाकार बनाना है, 2 बार आगे से पीछे की तरफ और 2 बार पीछे से आगे की तरफ। इससे जो आपके शोल्डर होते हैं, पोजीशंस होती है, आप झुक जाते हो प्रेगनेंसी में, वो ठीक होती है। और 2 बार पीछे से आगे की तरफ। ये छोटे हैं लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। सम स्थिति में आएंगे। इसके बाद हम घुटनों के लिए करेंगे, घुटनों में जगह बनाएंगे, पैरों में जगह बनाएंगे, थोड़ा सा हाथ कंधों की सीध में लाएंगे और घुटनों में बैठने के जैसे आसन पे आ जाएंगे, स्क्वाट जिसे भी हम कहते हैं। सांस लेते हुए वापस, बैलेंस बना के वापस, सांस छोड़ते हुए स्क्वाट में आएंगे, सांस लेते हुए वापस। ये सारे सूक्ष्म व्यायाम थे। इसके बाद दूसरी तिमाही में, क्योंकि हमें कमर में बहुत दर्द होता है, उसके लिए हमें ताड़ासन करना चाहिए। ताड़ का अर्थ होता है ताड़ का पेड़, तो एकदम सीधा हमें करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी है तो हम नीचे से एलिवेट नहीं करेंगे। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, उंगलियों को फंसाएंगे और ऊपर की तरफ अपने हाथों को खींचेंगे और इस स्थिति में थोड़ी देर रुकेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। ये है ताड़ासन। ताड़ासन करने से आपकी कमर के दर्द में बहुत आराम होता है। फिर से एक बार करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर हाथों को ले जाएंगे, हाथों को फंसाएंगे, उंगलियों को ऊपर की तरफ अपने आप को खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस। इसी में अगला आसन है कटी चक्रासन। हाथों को कंधों की सीध में लाएंगे,
सांस छोड़ते हुए अपनी दाईं ओर मुड़ेंगे, कमर से दाईं ओर मुड़ेंगे, सांस लेते हुए वापस। एक बार और करेंगे, उल्टी साइड, बाईं ओर मुड़ेंगे, कमर से बाईं ओर मुड़िए, सांस लेते हुए वापस आ जाइए। ये एक चक्र है, ऐसा एक और करेंगे। सांस छोड़ते हुए दाईं ओर मुड़ेंगे, कटी चक्रासन, सांस लेते हुए वापस। दूसरी ओर भी ऐसे ही, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस लेते हुए वापस। अब वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में दोनों अंगूठों को मिलाया जाता है और हथेली उंगलियों के बीच ऐसे बैठा जाता है। ठीक है, अब वज्रासन में बैठ जाइए। अब एक बहुत अच्छा आसन होता है माजरी आसन, कैट पोज जिसे हम कहते हैं। उसके लिए दोनों हथेलियों को आगे की तरफ रखेंगे, सांस छोड़ते हुए पेट और पीठ को छत के ऊपर ले जाएंगे और सर को नीचे की तरफ। सांस छोड़ते हुए पेट और पीठ छत की ओर उठाएं और सर नीचे की ओर, और सांस लेते हुए सर को ऊपर की तरफ उठाएं और पेट और पीठ को अंदर की तरफ करें। एक बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए पेट और पीठ को छत की ओर घुमाएंगे और सर को नीचे, और सांस लेते वक्त सर ऊपर, पेट और पीठ नीचे। इससे जो आपके स्पाइनल में प्रेशर पड़ रहा होता है, बढ़े हुए गर्भाशय, लंबर लॉर्डोसिस कहते हैं, उसमें बहुत आराम मिलता है आपको। सम स्थिति में आ जाएंगे, दंडासन में बैठेंगे। अब हम करेंगे बद्धकोण आसन और तितली आसन। बद्धकोण आसन में दोनों पैरों को एक साथ मिलाएं और अपने गुदा रीजन के पास जितना हो पाए उतना ले जाएं। दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे, खींचेंगे और इस पोजीशन को बना के रखेंगे। इसे कहते हैं बद्धकोण आसन। इससे आपकी जो पेल्विक फ्लोर के लिगामेंट्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, तो बच्चे को संभालने में बहुत, आपने समस्याएं सुनी होगी, बच्चा संभल नहीं रहा है, हमें स्टिचेस लगानी पड़ती हैं सर्विक्स में। इससे वो सब नहीं होता है। इसी में जब हम पैरों को ऊपर नीचे उठाते हैं तो ये तितली आसन है। ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए रामबाण है, इसे आपको बिल्कुल ही करना चाहिए। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको ये करने चाहिए, और पहले के जो हमने प्राणायाम और ध्यान बताया उसको भी साथ में करना चाहिए। बिल्कुल। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के हमने यहाँ पर आसन देखे, अब थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं। सबसे चैलेंजिंग वक्त ये होता है क्योंकि महिला के मन में भी कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, डिलीवरी की टेंशन भी होती है और हर कोई आज के समय में चाहता है डॉक्टर की नॉर्मल डिलीवरी हो। तो ऐसे समय में कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ जो एंग्जाइटी या जो एक जो शरीर में जो बदलाव हैं, वो सारे जो चैलेंजेस हैं उनमें भी काम आते हैं? देखिए, योग शब्द का एक और अर्थ होता है कि सम रखना। मतलब हमारी जो भावनाएं हैं वो ना बहुत एंग्जाइटी होंगी, ना बहुत वो होगा कि बहुत खुश हैं। सम रखना ही योग है। तो हो सकता है कि बहुत लोगों में होता है कि हमारा कैसे होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगा, सिसेरियन सेक्शन होगा। तो इसके लिए हम योग में कहते हैं कि आप योग करिए, प्राणायाम करिए, आपका सिंपैथेटिक सिस्टम खत्म हो जाएगा, जो फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म होता है, और आप अगर शांत रहोगे, खुश रहोगे, तो नॉर्मल डिलीवरी पक्की है। तो इसके लिए हम कुछ आसन बताते हैं। खड़े हो जाएं अपनी जगहों पे। इसे हम कहते हैं मलासन। पैरों में 1 फुट की डिस्टेंस बनाएंगे। सांस छोड़ते हुए मल आसन की स्थिति में बैठेंगे, जैसे हम इंडिया स्टाइल में मल करते हैं, और हाथों को जोड़ेंगे। इस स्थिति में बैठने से आपका पेल्विक फ्लोर एक्सटेंड करता है, सर्विक्स को जगह मिलती है प्रॉपर डेवलप करने की, और बच्चा आराम से नॉर्मल डिलीवरी में आ सकता है। इसे हम मलासन कहते हैं। वापस सम स्थिति में आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। जो आपने बताया बहुत स्ट्रेस होता है, वापस सम स्थिति में आएंगे, वापस बैठ जाएंगे, सुखासन में बैठ जाएंगे। स्ट्रेस हटाने के लिए सबसे अच्छा होता है डीप ब्रीदिंग। नॉर्मली क्या होता है स्ट्रेस में, हम थोरैक्सिक ब्रीथ मतलब छोटी छोटी ब्रीदिंग करते हैं। डीप ब्रीदिंग मतलब हमें अपने डायफ्राम से ब्रीदिंग करनी है। सांस गहरी लेनी है कि आपके पेट तक जाए, और पेट पिचकाते हुए आपको सांस बाहर निकालनी है, जिसे हम कहते हैं डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग से क्या होता है, वैगस नर्व स्टिमुलेट होती है और मन शांत हो जाता है, कॉर्टिसोल कम हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। तो हमें ये डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, दिन में आप कभी भी कर सकते हो। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है कीगल, और आयुर्वेद में, योग में हम मूलबंध कहते हैं। मूलबंध में एनस के चारों ओर की मसल्स को हमें संकुचित करना है, रोकना है और फिर छोड़ देना है। ऐसा हम 5 बार कर सकते हैं। गुदा रीजन की सारी मसल्स को खींचना है, रोकना है और छोड़ देना है। इससे वहाँ का जो पेल्विक फ्लोर होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत आराम देता है। इसके साथ आप पहले वाले प्राणायाम और ध्यान कर लीजिए, फिर तो अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं हुई तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी पक्की है। कभी कभी बच्चों का सिर इधर उधर हो जाता है, तो वो भी आपका तितली आसन करेंगे तो प्रॉपर ऑक्सीजन भी जाएगा और प्रॉपर पोजीशन भी बन जाती है। तो इसलिए आपको शुरू से ही थर्ड ट्राइमेस्टर में करना चाहिए। बिल्कुल।
तो हमने तीनों तिमाहियों की यहाँ पर बात कर ली, अब डिलीवरी के बाद की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि नॉर्मल और सी सेक्शन दोनों केसेस में योग कब शुरुआत करनी चाहिए और कितनी देर, शुरुआत में कितना समय और बाद में कितने देर तक के लिए बढ़ा सकते हैं? जी देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछ ली, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम डिलीवरी के बाद तुरंत योग शुरू कर दें। एक्चुअली डिलीवरी के बाद माता बिल्कुल एक नए शरीर में होती है, उसका सारा शरीर क्षीण हो चुका होता है। आयुर्वेद में उसे शून्य शरीर कहते हैं, मतलब उसने अपना सब कुछ अपने शिशु को दे दिया है। तो हमें उससे धीमे धीमे बढ़ाना होता है। नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो 6 हफ्तों तक आपको कुछ नहीं करना है। 6 हफ्तों के बाद आप छोटे छोटे प्राणायाम शुरू करें, फिर आसन पे आएँ। और सिजेरियन अगर आपका हुआ है तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही किसी योग पे आएँ। तो पोस्टपार्टम में बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो यूट्रस होता है वो इन्वॉल्व हो, वापस आ रहा होता है अपनी जगह पे, तो हमें उसे सपोर्ट करने के लिए कुछ आसन करने चाहिए। उसको मैं बताऊंगी। अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। पहला आसन है वीरभद्र आसन। दाएं पैर को आगे की तरफ करें, घुटनों के बल आगे की तरफ झुकें, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं। ये वीरभद्र आसन, इससे आपकी स्ट्रेंथ आती है, जो स्ट्रेंथ खो गई है। वापस स्थिति में आएँ, घुटना सीधा करें। दूसरे पैर से भी ऐसे ही करेंगे। बाएं पैर को आगे ले जाएंगे, घुटनों के बल झुकेंगे, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर करेंगे। वापस सम स्थिति में आएं। बैठ के करने वाले शशांक आसन में पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और सर अपना जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे। ये है शशांक आसन, खरगोश के जैसा पोज। इसमें आपका जो यूट्रस है उसको सपोर्ट मिलता है, वो जल्दी अपनी वापस प्राकृतिक स्थिति में चला जाता है। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए समस्थिति। अब पेट के बल या पीठ के बल लेट जाएंगे। पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। इससे पहले ध्यान दीजिएगा, हमने कोई भी पेट और पीठ के बल के आसन नहीं बताएं, वो प्रेगनेंसी में नहीं करने। प्रेगनेंसी में कभी भी लेटे तो करवट होकर ही लेटना चाहिए। सबसे पहले हलासन करेंगे, दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाएंगे, थोड़ी देर 5 गिनने तक रोकेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस रख देंगे। अब सेतुबंध आसन करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ के नितंब के पास लाएंगे। सेतुबंध आसन मतलब पुल बनाना। पेट को अंदर की खींचते हुए अपने कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। सेतुबंध आसन 5 गिनने तक रुकेंगे, वापस अपनी स्थिति में आएंगे। अब पेट के बल लेट जाएंगे। हाथों को छाती के बगल में रखेंगे। सांस लेते हुए अपने सर और नाभि तक ऊपर की तरफ उठेंगे, भुजंगासन, और छत देखेंगे। ये भुजंग सांप के जैसा आसन है, पोस्चर अच्छे करने के लिए सबसे उत्तम है। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। अब शलभ आसन करेंगे, मगरमच्छ जिसका अर्थ होता है। दोनों हाथों को अपने थाई के अंदर ले जाएंगे सपोर्ट के लिए। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री के कोण पे उठाएंगे। 5 गिनने तक ये स्थिति बना के रखेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस रख देंगे। वापस सुखासन में बैठ जाएंगे, बाएं करवट होके। इसके बाद आप वापस प्राणायाम और ध्यान कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपने बताया कि किस तरह से डिलीवरी के बाद भी योगासन हम कर सकते हैं, ताकि, लेकिन कई महिलाओं में हमने देखा है कि बहुत जल्दी होती है वापस बैक टू अपनी शेप में आने की, और कई बार महिलाओं में आजकल ये भी बहुत कॉमन देखा गया है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी बहुत महिलाओं में देखा गया है। तो योग किस तरह से इस फेज़ में मददगार साबित होता है? देखिए, पुरानी कहावत है ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो हमें कभी भी शैतान नहीं बनना चाहिए। ये प्राकृतिक, जब एक माँ के कोख में पहला जीवन धड़कता है तो वो सृष्टि का सृजनकर्ता बन जाती है, सृष्टि को सृजन कर रही है। तो उसके अंदर कितनी असीम शक्ति है। हर एक माँ को उस शक्ति पे भरोसा करना चाहिए, उस विश्वास बनाना चाहिए। जो प्रसव का डर है या मोटे होने का डर है या डिप्रेशन का डर है, उस डर को हटा के आत्मविश्वास इस योग द्वारा भरा जा सकता है। योग में जो प्राणायाम है, ध्यान है, समय कम होने की वजह से बहुत सारे ध्यान हमने नहीं कराए हैं, शवासन है, योग निद्रा है, इन सब से हम योग जो डिप्रेशन होता है उसे कम कर देते हैं। तो बेसिकली योग जो है वो प्रसव की पीड़ा को कम करता है, प्रसव के डर को कम करता है और एक आत्मविश्वास उत्पन्न करता है कि महिला इस जर्नी को बहुत आनंद के साथ आगे ले जा सकती है। बिल्कुल।
और अगर यहाँ पर आहार की बात करें तो योग के साथ साथ इस पूरी जर्नी में, तीनों चरणों और डिलीवरी के बाद का जो समय है, आहार कितना महत्व रखता है? एक महिला को अपने आहार पर किस तरह से, योग के साथ साथ आहार पर किस तरह से फोकस करना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया कि हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उससे आपकी डाइजेशन बहुत कम हो जाती है। तो पहले ट्राइमेस्टर में ब्लोटिंग होना, एसिडिटी होना, वॉमिटिंग होना, मॉर्निंग सिकनेस, बीपी लो होना, ये सारा हार्मोन की वजह से होता है। तो हमें सुपाक्ष्य मतलब घर का बना हुआ खाना खाना है, कच्चे खाने बिल्कुल नहीं खाने, कच्चे फल नहीं लेने, मांस मछली नहीं लेना, उड़द की दाल जो गरिष्ठ है, राजमा छोला, ये सब बिल्कुल नहीं लेना। सुपाच्य भोजन लेना है जो पच सके, दिन में 2 से 3 बार, बार बार आपको लेना है क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो, आपके बच्चे को ज़रूरत है, और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है। आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगी, जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं या जो अभी अभी न्यू मॉम्स हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहेंगी, क्या सलाह आप देंगी, किस तरह से उनकी दिनचर्या रहनी चाहिए ताकि योग उनके जो ये परिवर्तन उनके जीवन में जो आया है, योग उसमें सबसे ज़्यादा मददगार साबित हो सके? क्या सलाह आप देंगी? देखिए, सबसे पहले तो आप खुश और आनंदित रहिए कि प्रकृति ने आपको चुना है अपने सृजन करने के लिए। दूसरी बात, अपने इस 9 महीने के सफ़र में योग को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। जो हमने पहले ट्राइमेस्टर में बताया कि प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, वो करिए। दूसरे ट्राइमेस्टर में आप जो आसन हमने बताए हैं वो करिए, और तीसरे ट्राइमेस्टर में भी जो हमने मलासन बताया है उसको ज़रूर करना चाहिए, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितना आप कर पाएँ। इसके साथ ही एक श्लोक के साथ योग ख़त्म होता है, उसका अर्थ है मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी के लिए है, विशेषकर आपके लिए, कि आप सुखी रहें, आप निरोगी रहें, जो भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ या जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो आपको ना रहें। आप कल्याण देखिए, हर तरफ कल्याण, और आपका भी कल्याण हो, और आप सभी दुखों से दूर रहें। और ये तभी होगा जब आप पारंपरिक पद्धति का योग अपने गर्भावस्था के ड्यूरेशन में फॉलो करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर प्रियंका, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतनी अच्छी जानकारी आज हमारे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में जो 2 योग प्रशिक्षु जुड़े हैं, उन दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं संजीवनी का आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और जिस तरह से डॉक्टर प्रियंका ने जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि गर्भावस्था का ये पूरा जो समय होता है, ये बहुत ही आनंदमय समय होता है। इसका आनंद उठाइए और साथ ही साथ योग को अपनाइए ताकि ये जो समय है ये बहुत ही सुखद तरीके से बीतेगा। इसीलिए जो तमाम जानकारियाँ उन्होंने दी हैं, अगर आप भी एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं या अगर आपकी भी डिलीवरी हुई है तो उनकी जो कई बातें हैं उनको अपनाएं और ज़रूर आपको परिवर्तन नज़र आएगा। फिलहाल कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।